नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, यानी ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं। आप सभी लोगों को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है और देखना है कि 20 क्वेश्चंस में से इन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं और ये ओवरऑल मैथ से लिए हैं। मतलब सारे के सारे, देखो आपको भी पता है, सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो तो कवर नहीं हो सकते, क्योंकि एक चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि सारे के सारे चैप्टर्स को एक दो प्रैक्टिस सेट के कंबाइन में क्या कंप्लीट कर दूं। यानी जैसे ये 3 प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए, आगे का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, तो जो क्वेश्चंस हमने जिस चैप्टर से नहीं लिए हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा मैं। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आएगी और बाकी जो आपको 2 क्लास दी गई हैं प्रैक्टिस सेट की, वो भी आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर, एक क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, और क्वेश्चन नंबर ये है। हम क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं रखता हूँ। ठीक है दोस्तों। और हम छोटी से छोटी अप्रोच, मतलब जो अच्छे से अच्छी अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जितने शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उन सब मेथड पे हम काम करेंगे। जैसे आज का पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% बताना क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी संख्या का 70% की बात हो रही है, वो 70% 0.35 है, हमें 120% बताना। यहाँ से हम इसके 10% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 0.37 अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगी, अपॉन हो जाएगी 7। बात आ गई समझ में। 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 7 पंजे 35, 0.25 आ जाएगी, सॉरी 0.05 आ जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10% की जो वैल्यू है मेरी वो 0.05 है, और मुझे 120% की निकालनी, यानी कि इसकी मुझे 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है। और ठीक इसी तरीके से इसकी भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 पंजे क्या हो जाएगा, 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी कि 0.6 मेरा क्या आ जाएगा, 0.6 मेरा सही उत्तर आ जाएगा। आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 0.6 मेरा सही उत्तर आ जाएगा। इस संख्या का 120% जो होगा वो 0.6 होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो। और स्मार्ट अप्रोच में आपको बताऊं, और छोटी से छोटी अप्रोच में आपको बताता हूँ। देखो आप समझो, क्वेश्चंस को मेरे द्वारा सोल्व करने में समय लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि मैं आपको मल्टीपल मेथड बताऊंगा और मल्टीपल मेथड्स को कैसे हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं उन सबको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको लग सकता है कि भैया 20 क्वेश्चन आप 40-45 मिनट में करा रहे हो, तो नहीं, वो 20 क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट में भी करा सकता हूँ, लेकिन वो मैं ही कर सकता हूँ, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा फिर। तो इसीलिए टाइम लग सकता है कि मैं आपको समझाऊं भी क्वेश्चन और क्वेश्चंस को शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच से बताऊं भी। देखो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, हमें पता है कि 70% क्या है, 0.35 है। अगर मैं इसका दुगना भी करूंगा तो 0.35 का ये 0.7 तक पहुंच जाएगा। अब दुगना अगर मैं इसका करूंगा तो 140% बैठेगा, यानी 140% 0.7 के पास बढ़ रहा है। अब 0.7 के पास तक आ रहा है 140%, लेकिन हमें तो उस संख्या का 20% निकालना है, 120%, यानी 0.7 से कहीं ना कहीं कम होगा। तो मुझे बताओ, ये 6.4 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। बताओ 7.2 आंसर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। बताओ 6.0 आंसर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। तो एक आंसर हमारा बचा, वो बचा हमारा 0.6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। बात आगे समझ में। आप शॉर्टकट मेथड से भी जा सकते हो, और मैंने जो आपको बेसिक तरीका है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें हर एक वैल्यू हमें निकाल के देखनी पड़ेगी। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक 560 में से 420, 720 में से 560, 500 में से 415 और 650 में से 485 अंक है। इनके
अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे कौन सा है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन सा होगा ये बताना हमें, ऊपर से सेकंड नंबर पे कौन सा होगा। ठीक है, तो इनकी अलग अलग वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यानी अगर मैं 42/56 करता हूँ तो कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, नहीं है भैया। मल्टीप्लाई 100% में इसका कर देता हूँ। या सिंपल सी बात है, देखो और शॉर्ट मेथड से मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 42/56, और 42/56 को और लिख सकता हूँ मैं 7×42 और 7×8 56, ये लिख सकता हूँ। आगे की अगर हम बात करते हैं, देखो 56, ये तो आपको समझ में आ रही होगी ना कि मैं 560/720 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 560 में से 420 अंक है, तो 560 को मैंने 560 को, अरे अरे ये तो साफ हो गया। देखो ऐसे समझो आप लोग, इस 560 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 420/560, और इस 560 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जीरो से जीरो काट दूं तो ये हो जाएगा 6 बटे कितना, 6/8 हो जाएगा। 7×8 56, 7×42। इसी तरीके से दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 56/72, तो ये 7 से कट जाएगा, 7×8 56, सॉरी 8 से कट जाएगा, 8×7 56, कितनी बार कट जाएगा, 8×7 56 हो जाएगा, और 8×9 72, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9। और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, ये है, देखो 400 कितना, ये बटे कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सोल्व करता हूँ 5 से, देखो 5×8 40 और 5×3 15 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 से कट जाएगा 100 बार। ठीक है, बात आगे समझ में, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 485/650 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 485/650 लिख सकते हैं। देखो अब इसको हम 5 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 5×9 45 और 5×7 35, 5 से इसको काटे हैं, 13×5 65, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बटे 130 लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे ये फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करना होता है, बड़ा छोटा देखना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो देखो इस तरीके से लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ इसमें मुझे छोटा बड़ा देखना, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7×8 56 होते हैं और 6×9 54 होते हैं, कौन सा बड़ा आ रहा है अंश में, 7×8 56, यहाँ तो 56 आ रहा है, 9×7 9×54, यहाँ 54 आ रहा है, यानी कि इन दोनों में बड़ा है ये वाला छोटा हो जाएगा। अब ये बड़ा है तो इसकी कंपैरिजन इससे करो। मुझे बताओ 100 की मैं मल्टीप्लाई अगर इधर करता हूँ तो ये 700 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 9×3 27, 9×8 72, यानी कि इससे ज्यादा ही आएगा कम से कम, यानी कि 700 से ज्यादा आएगा, तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ तो ये वाला बड़ा है मेरा। बात आ गई समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, देखो ये आ जाएगा 9700। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, जीरो तो आएगा ही आएगा, 13×8 कितने होते हैं, 13×8 होते हैं 104, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरा कितना, ये कहीं ना कहीं 9700 से तो ज्यादा ही आएगा, 9700 से तो ये ज्यादा ही आएगा। देखो 83 की मल्टीप्लाई जब मैं 13 से करूंगा तो जीरो रहेगा, 13 13 कितने होते हैं 39 का 9 हासिल लगे 3, और 13×8 104, 104 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 107 होते हैं, यानी कि ये 9700 आ रहा है, ये 10,790 आ रहा है, यानी कि ये वाला बड़ा है। तो ये तो हो जाएगा सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे, और ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है डी ऑप्शन। तो हमें डी ऑप्शन ही बताना था, यानी कि दूसरे नंबर वाला बताना था। थोड़ा सा समय लगा मुझे बताने में, लेकिन आपको इसको करने में बहुत ही कम समय लगेगा। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करके कर लेना है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यापार पर, 20% पुस्तकों पर और 25% कपड़े पर खर्च कर देता है, और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 की बचत हुई है। मुझे बताओ 10% यहाँ खर्च कर दिया, 20% यहाँ खर्च कर दिया, 25% यहाँ खर्च कर दिया, तो ओवरऑल 55% खर्च कर दिया होगा। ओवरऑल 55% खर्च कर दिया होगा, तो दोस्तों बचाया कितना होगा, 45%। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा आंसर दिया हुआ है, ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है 16,083, ये 45% की वैल्यू है। बात आ गई समझ में। उसकी मासिक आय बतानी है, मासिक आय तो 100% होगी अपने आप में, मासिक आय 100% होगी। अब ये 45% की वैल्यू कितनी है, 45% की वैल्यू इतनी है। मैं इसको क्या करता हूँ, 9 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ बचा लेता हूँ 5 दोस्तों, और यहाँ करता हूँ 9 से डिवाइड। 9 से जब इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो 9 एकम 9 बचेगा 7, 9×7 63 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, और 9×8 72 हो जाएगा, 9×7 63 हो जाएगा।
अब देखो 5% की वैल्यू कितनी आएगी 1787, इसकी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 100%, और ये भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, जो भी बाद में आ रहा होगा 40 वही आंसर होगा, बाद में 40 एक में ही आ रहा है, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट अप्रोच से हमने टैकल करना है, वरना हमारा टाइम ही टाइम जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न क्या है, एक मोबाइल को 14,105 रुपए में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28,210 में बेचा जाए तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी। मुझे बताओ, आप 35% के अगर हानि पे बेचा जा रहा है तो जो वस्तु होगी यानी जो मोबाइल होगा वो हमारा बेचा कितने में जा रहा होगा। आप बोलोगे भैया 65% पे बेचा जा रहा होगा। अगर 35% की हानि है तो सामान 65% पे बेचा जा रहा होगा, और ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, ये 65% की वैल्यू है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 65% की वैल्यू कितनी है, 65% की वैल्यू इतनी है। और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालनी मुझे इसकी है। बोलो, निकालनी मुझे इसकी है। आप देखोगे, आप पाओगे कि भैया ये इसके पूरे पूरे 2 गुना है। बोलो, देखो 14 दूनी 28 और 105 दूनी 210, ये 2 गुना है तो 65 इसके 2 गुना कितना हो जाएगा 130%। यानी वस्तु अपने आप में 100% होगी। अब वो 130% पे बेची जा रही है इतने रुपए में, तो यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मेरा 130, घटा देंगे किसमें से, 130 में से 100% घटा देंगे तो बचेगा कितना प्रतिशत, 30%। यानी कह सकते हैं कि 30% का लाभ हो जाएगा। बात आ गई समझ में। इतना सा हमने क्वेश्चन कर लिया, यही सॉल्व किया है मैंने, बस आंसर आ गया। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 वस्तुओं के 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बतानी है, हानि या लाभ। देखो 300 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी ऑफ 300 बराबर, इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको कराए, सीपी हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये तो मेरा एसपी हो जाएगा और ये मेरा सीपी हो जाएगा। मुझे बताओ, एसपी में से अगर सीपी घटाऊंगा मैं, यानी कि 500 में से 300 घटाऊंगा तो लाभ कितने का होगा, 200 रुपए का लाभ होगा। और लाभ हमेशा किस पे मापा जाता है, सीपी पे, और सीपी क्या है दोस्तों, 300 है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 100%। यानी मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये जो मेरा आंसर आएगा 2/3 गुणा 100% आएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा इसके 66 सही। क्यों क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखो 1/3, ये सही है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 66 सही 2/3%। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 72 सही 2/3%। इसी तरीके से ये बात की दो संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। मुझे इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 सही 2/3% हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर बेचा जाता है, केक का 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य बताइए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। मुझे बताओ, 3/5 भाग है केक का, 1/3 भाग है, और जो रेस्ट भाग है वो रेस्ट भाग। जब भी इस तरीके के भाग वाले क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करेंगे, हम जो एलसीएम लेंगे ना वो लेंगे हर का एलसीएम। हर कितना है, हर कितना है, ये 5 है ये 3 है, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। मैंने मान लिया वस्तु जो है मेरी 15 है, और 15 का 3/5 हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से कट जाएगा 3, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का 9 हो जाएगा, और 1/3 हिस्सा हो जाएगा इसका दोस्तों 5। अब बचेगा कितना हिस्सा, देखो ये तो हो गया 3/5 हिस्सा, ये हो गया 1/3 हिस्सा, और बचेगा कितना 14, बचेगा कितना, एक बचेगा। इसको तो उसने 45% के लाभ पे बेचा, इसको उसने 18% के लाभ पे बेचा, इसको तो उसने 15% के लाभ पे बेचा। बात आगे समझ में। मैं मान लेता हूँ 15 वस्तुओं की जो सीपी है, 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 15 ही है, यानी कि 9 वस्तुओं का लागत मूल्य भी 9 रुपए होगा। अब मुझे बताओ 9 वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपए है, तो उसको 145% पे जो हम बेचेंगे तो कितना आएगा बोलो। 145% पे जब बेचेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और कितना हो जाएगा 4, 0, और 9 का ना 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी मैं कह सकता हूँ ये आएगा 13.05। ठीक है, इसी तरीके से ये है ना मेरा 5,
अब 5 वस्तु की वैल्यू सीपी 5 ही है, मैं उसको 18% के लाभ पे बेचा, यानी कि 5 की वैल्यू 118/100 पे बेच रहा हूँ। ठीक है, अब इसको काट दो तुम, 20 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटे कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना 18, 2 नम 18, यानी कि 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट ये आ जाएगा 5.9। अब मुझे बताओ, एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा जा रहा है, तो एक वस्तु का सीपी 1 है और इसको 15% के लाभ पे यानी कि 115/100 पे बेचा जा रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 1.5 पे बेचा जा रहा है। ठीक है, 1.15 पे, सॉरी 1.15 पे बेचा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, 1.15 पे बेचा जा रहा है। अब मुझे बताओ, सारे के सारे एसपी निकाल लो। इसका एसपी कितना हो गया, ये हो गया। इसका एसपी कितना हो गया, 5.9 हो गया। और इसका एसपी हो गया 1.15। इनको सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और 10, 10 का हो जाएगा तुम्हारा 1, क्योंकि 1 हासिल भी है ना, 11। तो ये हो जाएगा 3 और 4, 3 और 5, ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20.1, 20.1 आ जाएगा आपका सी एस पी। और सीपी हमने क्या माना था, 15। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 5.01 का, सॉरी 5.1 का, 5.1 का लाभ हुआ दोस्तों। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, ये हुआ मेरा 5.1 का लाभ हुआ। और ये जो लाभ है ना, ये डायरेक्ट मैं इसको कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो लाभ हुआ मेरा, ये लाभ किसके बराबर है, ये लाभ मेरा है दोस्तों किसके, ये लाभ मेरा है दोस्तों, ये लाभ जो है ना, ये लाभ है 200 इसके बराबर, 272 के 5.1। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, मुझे निकालनी है भैया 15, 15 की वैल्यू, क्योंकि 15 मैंने सीपी माना था, सीपी ही मुझे बताना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो ये कितने से कट रहा है, 17 से कट रहा है। ठीक है, 17 या 51, 17 का ना 17, 17 छक्का 102, 3 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार, 5 अट्ठे 40, सॉरी 16 पंजे 80, यानी कि 800 इसका हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 800। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। यहाँ मुझे थोड़ा सा समय लग गया करने में, क्योंकि मुझे समझाना था। आपको समय नहीं लगेगा, आप बहुत आराम से एकदम से कर लोगे। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ये बताना। मुझे बताओ, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बेच रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 44% का लाभ हो रहा है, तो सीधी सीधी बात यह है, सीधी सीधी बात यह है दोस्तों, 25 रुपए की वैल्यू कितने में बिक्री होगी, 36 रुपए में बिक्री होगी। क्योंकि 44% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखने जाऊं तो कितना होगा, 11/25 होगा। और लाभ हो रहा है ये, तो लाभ ऐड हो जाएगा 25 में 36, यहाँ कर देंगे आप। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ये कितना है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। एसपी को मुझे बराबर करना है, तो ये 36 है, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 9 से होगी। यानी मैं कह सकता हूँ 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा मेरा एमपी, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा एसपी, और ये हो जाएगा मेरा सीपी। इसने बताया है कि वस्तु को अगर एमपी पे ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मुझे बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है भैया, 25% पे हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, 25 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी 80% का क्या हो जाएगा, 80% का हो जाएगा भैया लाभ। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है दोस्तों इतना, देखो 47,500 की धनराशि 17 वर्षों में प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर इतने ब्याज कितने समय में अर्जित, मतलब कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर अर्जित होगा। देखो ये क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, सीधी सीधी बात है, फॉर्मूले के अंदर इसको रख दो आप, सीधी सी बात है, फॉर्मूले के अंदर इसको आप रख दो। ये हो जाएगा एस आई, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो पी कितना है, या मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूले के अंदर लिख देता हूँ। एस आई कितना मिल रहा है दोस्तों, एस आई मिल रहा है भैया 15 लाख, नो 1,53,425 मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 47,500 पे मिल रहा है। मल्टीप्लाई 7 वर्ष के लिए, और आर हमें निकालना अपॉन 100। ठीक है, ये 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 है 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, देखो 25 से चला जाएगा, 25 दूनी 50, नहीं 25 ही कम 25 होता है, बचेगा कितना, बोलो बचेगा कितना, 225, यानी 25 नमा 225 होते हैं। अब ये 25 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखो 25 छक्का 150 हो गया, 25 ही कम 25 हो गया, बचेगा कितना
9 बचेगा और 25 या 75 हो जाएगा। 75 92 में से अगर 75 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे तो 7 बार चला जाएगा ये। 25 सत्ते 175। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मैं जल्दी कर पा रहा हूँ आपको। देखो ये 150 है ना, 6 बार कट जाएगा, ये बचेगा 3 हो जाएगा 74 चौरासी सॉरी 34। तो 25 कम 25, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 और कितना हो जाएगा 92। 25 या 75, 75 92 में से अगर 75 जाएगा तो बचेगा कितना 17। 17 हो जाएगा 7 175। तो 17 25 सत्ते 175। देखो इसको काट के देखो आप 19 से। 19 से 57 होते हैं, बचेगा कितना दोस्तों 4 बचेगा। ये कितना हो गया 19 दूनी 38 होते हैं, ये हो गया 43। तो बचेगा कितना 5। 19 से 57 होते हैं, 19 से 57। अब इसको 17 से काट के आप देखो, 17 से देखो कितनी बार कटेगा। 17 से देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 कम 17 बचेगा कितना ये बचेगा 15। तो 17 नंबर 119, 17 नंबर 153, यानी कि 9% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आर बराबर आ जाएगा 19%। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न किस्तों का प्रश्न है। ये हमें बताना है कि साधारण ब्याज की किस्त क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि भैया जो साधारण ब्याज की किस्त होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आप सभी को फॉर्मूला भी लिखाया था और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। तो हम एक बार फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, किस्त अगर हमें निकालनी है, किस्त बराबर इंस्टॉलमेंट बराबर होता है ए जो अमाउंट होती है मल्टीप्लाई 100 अपॉन, बहुत आसानी से फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, टी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और प्लस हो जाएगा दोस्तों टी इंटू आर अपॉन 2 इंटू टी-1। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है। देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, ये 10वां प्रश्न है। 2.5 लाख रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5%, 11% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजन करते हुए 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी ये बतानी है हमें। मुझे बताओ 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने आप सभी को बताया था कि जो सीआई होता है वो तो या तो आप सक्सेसिव से निकाल सकते हो या निकाल सकते हो रेशियो। तो हम रेशियो से जाएंगे। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/25 होती है। यानी कि 25 रुपए की वैल्यू कितने रुपए बेच रहे होंगे, सॉरी 25 रुपए का मूलधन था और वो 1 साल के बाद में 4% ब्याज की दर से कितना हो गया 26 हो गया। इसी तरीके से अगला हो जाएगा तुम्हारा 20%, 1/20 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 50 से 53, क्योंकि 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50। यानी कि 50 से कितना हो जाएगा दोस्तों, मूलधन 50 था तो अगले साल मूलधन हो जाएगा 53। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 होते हैं और 50 50 5 5 25, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा मेरे पास 25,000। अब इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखो, मुझे बताओ अगर मैं 53 इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में क्या आएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 या 18 18 8 आएगा। ठीक है, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 9 8 और 2 ये आएगा हमारे पास, यानी कि 28,938 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ ये तो मूलधन है और मूलधन हमें दिया कितना है 2.5 लाख, हमारा 25,000 है, यानी कि इसका 10 गुना है। तो ये भी इसके 10 गुना होगा, ये भी सीधी सी बात है 10 गुना होगा। यानी कि ये जो मिश्र धन मेरा आएगा 3 साल के बाद, ये आएगा कितना 2,89,380, 2,89,380। ठीक है, बात आगे समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो क्या है। एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष के बाद, हाँ 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मूलधन बताना क्या होगा, किस्त का मूल्य बताना कितना होगा। देखो सीधी सी बात है भैया, 3 साल की बात हो रही है, 5% की बात है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है। मैंने आप सभी को बताया था क्या होता है, देखो 1/20 यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। अब अगले साल क्या होता है, हमें क्या निकालना है, किस्त निकालनी। तो अगले साल 1 साल का ये हो जाएगा, अगले साल इसका स्क्वायर हो जाता है। इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 400 आएगा और इसका स्क्वायर करने जाऊंगा तो 441 आएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ रही। अब क्या होगा, इसका क्यूब होगा, क्योंकि ये तो 1 साल की बात होगी, ये 2 साल की बात होगी। 3 साल की बात क्या करते हैं तो क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसका अगर मैं क्यूब करने जाऊं तो इसका क्यूब होता है 21 का 9261। बात आ गई समझ में। अब सीधी सी बात है, ये जो होगा ना दोस्तों, ये जो होगा, ये हर साल मेरा क्या होगा, इसकी 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी 21 गुणा 21 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो आती है मेरी, ये आती है मेरे पास क्या, ये आते हैं मेरे पास दोस्तों किस्त। यानी कि 9261 क्या हो जाएगी, हर साल की किस्त हो जाएगी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यानी कि 8400, 8420 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन मेरे पास, और ये हो जाएगी मेरे पास किस्त हर साल की। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा मेरे पास जो उधार ली गई राशि थी। ठीक है दोस्तों, जो उधार ली गई मेरे पास राशि थी वो आती है। बात आ रही है यहाँ तक समझ में कि नहीं आ रही, मुझे बताओ, बात आ रही कि समझ में कि नहीं आ रही। मैंने आप सभी को किस्त वाले क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बताए हैं जब मैंने आपको सीआई पढ़ाया था, तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, हमने क्या गलती कर दी, हमने गलती ये कर दी दोस्तों, हमने गलती ये कर दी, जब हमने 21 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 21 की मल्टीप्लाई इधर भी हमें करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमें 441 की यानी कि 21 को स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। अब इनको जोड़ते हैं, मेरी वो गलती थी। देखो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, डबल 0 तो है ही, 4 का हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, मैं इसको नए पेन से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, देखो 0 आएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, 8 4 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल कितना लगेगा हमारे पास, 1 लगेगा, 8 24 हो जाएगा, 24 और 1 हो जाएगा 25। यानी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा भैया मेरे पास किस्त। अब इन किस्त को तीनों बार ऐड करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगा दोस्तों मिश्र धन यानी कि अमाउंट, और ये हो जाएगी किस्त, ये हो जाएगा मूलधन, और मूलधन कितना दे रखा मैं, इसी के बराबर दे रखा, तो किस्त भी यही हो जाएगी। तो किस्त क्या हो जाएगी, 9261। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन मैंने आपको तब भी कराया था। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15:19 के अनुपात में पदों में घटाया जाने चाहिए ताकि अनुपात ये हो जाए। तो सीधी सी बात है, मैं इसको 15x मान लेता हूँ, इसको 19x मान लेता हूँ, इसमें से भी मैं क्या घटा देता हूँ, इसमें से मैं घटा देता हूँ कोई वैल्यू a, ऐसे ही इसमें से घटा देता हूँ a, तो इसका जो मेरा वो बन जाता है क्या, ये सिंपल सी बात है। देखो ऐसे ना करके आप सीधी सी बात कर नंबर ही मान लो। मुझे बताओ, अगर मैं इस मूलधन में इस रेशियो में से, इस रेशियो में से 5 घटाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, और 10 कभी भी 3 का मल्टीपल हो नहीं सकता, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 2 अगर मैं करूँ तो 13 आएगा, 13 भी कभी इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। 3 अगर मैं करता हूँ तो 12 आएगा, और 3 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 3:4। सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है 17,600 की राशि प्रसाद, नमी मनिकम और राजेश के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 के अनुपात, और मनिकम और राजेश के हिस्से में 5:3। देखो ये हो जाएगा प्रसाद और ये हो जाएगा मनिकम, इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:3। ठीक है, अब ऐसे ही मनिकम मनिकम और राजेश का रेशियो आ जाएगा दोस्तों कितना, 5:3। मैंने आपको बताया था अगर इस रेशियो को पूरा करना होता है तो ये देखो कॉमन वैल्यू है, तो ये कॉमन वैल्यू हमें बराबर करनी होती है। ये कॉमन वैल्यू बराबर करनी होती है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20:15, और इधर 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ये हो जाएगा 9। यानी कि 20:15:9 आ जाएगा ये। अब ये रेशियो निकल के आ गया, अब इनके अनुपात में बांट दो। देखो 15 और 9 कितने होते हैं, 24, 24 और ये कितना होते हैं, 24 और 20 कितने होते हैं, 44। यानी कि 44 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मुझे। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, राजेश की निकालनी है, राजेश की वैल्यू है 9। ठीक है, इसका सोल्व कर लेना है। देखो 11 4 बार कट जाएगा, 11 से कितनी बार कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कितनी बार कट जाएगा, 11 कम 11, 11 छंग 66, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 यानी कि ये आंसर मेरा हो जाएगा। बात आगे समझ में, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है वो क्या है, एक
हाँ, एक पंसारी द्वारा 69 और 92 प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों को दाल को, ठीक है, दाल की किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो हो जाएगा मेरा 79.5 हो जाएगा। मिक्सर और एलिगेशन का एक दाल जो हमारी ए है वो ये है, और एक दाल जो हमारी बी है वो इतने है। मिक्सर जो बना रहे हैं हम, सॉरी ये है बयान में, मिक्सचर जो हम दोस्तों बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, मिक्सर बना रहे हैं हम 79.5 का। मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी, इनमें से क्या करते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, इसको इसमें से। जब इसको घटाएंगे तो बनेगा 10.5। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 0.5 तो बचेगा ही बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1। तो 11 हासिल ले लें, 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे और ये बच जाएगा 1। 12 दशमलव, ये हटा दो दशमलव, ये 5 से काट दो, 25 पंजे 125, ये 25 बार कर जाएगा, ये कर जाएगा 21 बार, 21 पंजे 105। तो 25:21 आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 122 प्रति किलोग्राम प्रति लीटर, 244 प्रति लीटर, 305 प्रति लीटर था। यदि आम आदमी उस उत्पाद का प्रति वर्ष औसतन 13,420 रुपये खर्च करता है तो तीनों वर्ष के लिए उत्पाद का औसत जो मूल्य है वो कितना होगा। देखो मुझे बताओ, पहले वर्ष भी वो 13,420 खर्च कर रहा होगा, अगले वर्ष भी और अगले वर्ष भी। अब पहले वर्ष कितना खर्च कर रहा था, देखो 13,420 खर्च कर रहा था, और कितने किलो ले रहा था, मूल्य कितने मूल्य के हिसाब से ले रहा था, ये ले रहा था 122 रुपए के हिसाब से। अगली साल भी इतना ही खर्च कर रहा था, और कितने रुपए के हिसाब से ले रहा था, 244 के हिसाब से ले रहा था दोस्तों। अगले साल भी इतना ही खर्च कर रहा था, और कितने के हिसाब से ले रहा था, 305 रुपए के प्रति किलोग्राम के हिसाब से ले रहा था। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। एक सेकंड देखिए। हाँ जी, तो अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। आप क्या निकालेंगे मुझे बताओ, इतने रुपए आप खर्च कर रहे हो और इतने रुपए प्रति किलोग्राम पे प्रति लीटर पे खर्च कर रहे हो, तो यहाँ से लीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने लीटर आपने लिया एक साल में। तो 13,420 जो है मेरा, वो कितने के हिसाब से, 122 के हिसाब से है। मुझे बताओ कितने बार जाएगा, देखो 12, हाँ ये जाएगा आपका 110 बार। इसी तरीके से देखो ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा कितना दोस्तों, 55 हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब ये 305 से भी भाग भाग करना है, 305 से अगर मैं भाग करने जाऊँ, 305 से अगर मैं भाग करने जाऊँगा तो ये 44 बार जाएगा, ये जाएगा 44 बार। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब मुझे बताओ, पहले साल 110 लीटर, दूसरे साल 55 लीटर, और तीसरे साल 44 लीटर। ये हो जाएगा 9, और 9 और 1 हो जाएगा 10 का 0, और ये हो जाएगा 2। यानी कि 209 लीटर खर्च कर रहा था, और 3 साल में जो टोटल अमाउंट होगी दोस्तों वो कितने रुपए खर्च होगी, 3 साल में हो जाएगी 40,000। ये हो जाएगी 40,260। अब इसको डिवाइड कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो 209 से। सिंपल सी बात है, आंसर आपका जो निकल के आएगा, आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 192.63। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अगला जो प्रश्न है उस पर बात करते हैं। एक काम को ए और बी क्रम से 16 दिनों और 18 दिनों में फिनिश कर देते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। बात आ गई समझ में। ए ने कार्य करना, पहले हम टोटल कार्य मान लेते हैं कितना, 72, 72 ही आएगा ना, 96 आएगा, सॉरी 72 से तो कट जाएगा ना, 72 से। देखो ये मेरे पास कितना है, 72 है, तो 72 दूनी 144 ही ले लो आप, सीधी सी बात है, 144 ही आप ऑप्शन ले लो, क्योंकि 72 से कम्प्लीटली नहीं डिवाइड होगा। देखो ये आ जाएगा 144, तो 16 नम्मा 144 होते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं। ठीक है, बात आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई, इनकी क्या आ गई दोस्तों, इनकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब आप क्या करोगे, अब क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया। 4 दिनों के बाद क्या हो गया, बी भी शामिल हो गया।
मुझे बताओ ए ने अकेले 4 दिन तक काम करा होगा। अब ए की इफिशियंसी तो 9 है और 4 दिन तक अकेले काम करे तो 9 चौक 36 काम तो ए ने कर दिया होगा। अब मुझे इसमें से 36 काम माइनस कर दो आप। 14 में से 6 गए, 8 बचे। यहाँ कितना बचेगा? 3, 3 में से 0, ये हो जाएगा 108 अब काम बचा और दोनों लोग काम करने आ गए। यानी कि ए का काम अकेले ने 4 दिन तक करा था, वो 4 दिन वाला काम निकल गया। अब आ गया बी और ए दोनों साथ। बी और ए दोनों साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 107, ये हो जाएगा सॉरी 17, 17 की इफिशियंसी से। और काम पूरा करने तक जुड़ा रहा, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 17 से जब मैं 108 को भाग करूंगा तो कितना आएगा बताओ? बताओ 17 को अगर मैं 108 से भाग करता हूँ दोस्तों तो कितना आएगा? 17 छक्का 102 होते हैं, तो लगभग 6 बार तो आएगा ही आएगा। 17 छक्का 102, बचेगा कितना? बचेगा कितना यहाँ से? बचेगा भैया 6, तो 17 × 51 यानी कि 6.3 के आसपास आएगा। अब 6.3 के आसपास हमारा आंसर आएगा, तो 6.3 कौन सा है? 6.3 है भैया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। दो ट्रेन जिसमें से एक स्थान सी से बी की ओर जाती है और दूसरी बी से सी की ओर आती है, एक साथ चलती है। दोनों के मिलने के बाद ट्रेनों अपने गंतव्य तक 9 घंटे और 8 घंटे में पहुंचती है। 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है। तो गति बतानी, कुछ नहीं करना, अंडर रूट में बाद वाली गति को ऊपर रख देना है, बाद वाले टाइम को, नीचे वाले टाइम को पहले रख देना है, और जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3:2। आंसर निकल के आएगा 3:2, वही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको तब भी कराया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, अब देखो 15,870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी क्या होगी? ठीक है, अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी है। ये अभी रिसेंटली मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है अनुगामी शून्य? हम कैसे करते हैं? हम करते हैं भाई, जो फैक्टोरियल वाली वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल में इसमें 2 की संख्या तो बहुत होगी, तो 5 की संख्या निकालनी, तो इससे 5 से डिवाइड करते जाते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 5 चौक 20। ठीक है, अब जो बचेगा आपका ये से भागफल जो आएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करना है। 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा ये से भागफल जो आएगा, फिर उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। जो शेषफल भागफल आएगा फिर उसको 5 से डिवाइड करना। 25 पंजे 125 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25। ये आ जाएगा मेरा कितना? 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर इस 25 को डिवाइड करना है 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर इस 5 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे। देखो 4 और 4 8, 8 और 6 कितने होते हैं? 8 6 14, 14 और 5 होते हैं 19, 19 और 1 20 और 5 25 का 5 हासिल लगेंगे 2। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 और 2 होते हैं कितने? 14 और 2 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। डबल 6 5 किस में आ रहा है? डबल 6 इसमें ही आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे इस संख्या में से घटाने ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो सके। तो कुछ नहीं करना, संख्या जो दी हुई है ना दोस्तों, इस संख्या को 16 से विभाजित करके देख लो। देखो 16 से जब मैं विभाजित करूंगा तो 16 कम 16 आएगा, बचेगा कितना? 6 हो जाएगा तुम्हारा 66। 16 चौका 64 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों? 2 आ जाएगा 27। 16 कम 16 हो जाएगा, बचेगा कितना? 11। और ये कितना बचेगा? 1। 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 16 छंग 96 हो जाएंगे, 96। बचेगा कितना? 11 में से 5 बचेगा और ये बचेगा 1। ठीक है, ये उतार देंगे आप। ठीक है, अब 16 ही का ना 16, 16 सत्ते कितने होते हैं? 16 नम्मा 144 होते हैं, तो 16 नम्मा 144 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बताओ? कितना बचेगा? 16 नम्मा कितने होते हैं? 144। मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? ठीक है, देखते हैं। 16 नंबर 144 हो जाएंगे, बचेगा कितना? 12, 12 में से अगर 4 जाएंगे तो 8 बचेगा दोस्तों।
अब ये 8 शेषफल बचा मेरे पास। मैं अगर इस संख्या में से 8 ही घटा देता हूँ, जो शेषफल आएगा वही घटा दो, जो शेषफल आएगा वही घटा दो, तो संख्या मेरी पूरी पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला जो प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, और दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक क्रम से 5 और कितना है 180 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। संख्या का योग कितना है? a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। और a इंटू बी बराबर बताओ कितना हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा ना, यानी कि 5 गुणा 180 हो जाएगा। अब मुझे बताना है इनके व्युत्क्रम का योग। इनका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों? 1/1 होगा प्लस 1/b होगा, यानी कि a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी हो जाएगा। बात समझ में आई? अब a प्लस बी कितना है? 50 है, बटे 5 गुणा 180 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। कह सकते हैं कि 1/18 आंसर होगा। बिल्कुल 1/18 आंसर होगा, बी ऑप्शन। बात आ गई समझ में? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखो, आप सभी को मैंने ये कितने 20 क्वेश्चन कराए हैं। आप सभी को क्या करना है? क्वेश्चंस को करना है, पॉज करके क्वेश्चन को करना है, और अपने नंबर कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कितने नंबर आए। ठीक है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना था? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में आएगा। आप सभी बताना कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाएं, ये आगे का सिलेबस कराएं, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, और नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।